देखिए आपका प्रपोजल के प्रकार लिखवाए जा रहे थे और देखिए तो कौन, छोड़ दीजिए उसको। प्रति प्रस्ताव लिखवाया जा रहा था ना, अभी लिखवाया गया था कि नहीं इसमें। लिखिए पैराग्राफ चेंज करके भाई। जिस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण जिस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण प्रस्थापना की शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता। जिस प्रस्थापना का प्रतिग्रहण प्रस्थापना की शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता या उसमें परिवर्तन करके किया जाता है या उसमें परिवर्तन करके किया जाता है, उसे प्रति प्रस्थापना कहते हैं। उसे प्रति प्रस्थापना कहते हैं, यानी कि प्रति प्रस्ताव। यह मूल प्रस्ताव को नष्ट कर देती है। यह एक नया यह एक नई प्रस्थापना होती है। यह एक नई प्रस्थापना होती है जिसे मूल प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति जिसे मूल प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति स्वीकार या इनकार कर सकता है। स्वीकार या इनकार कर सकता है। खड़ी पाई देकर लिखे। प्रति प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति प्रति प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति मूल प्रस्थापना को अब स्वीकार नहीं कर सकता। प्रति प्रस्थापना करने वाला व्यक्ति मूल प्रस्थापना को अब स्वीकार नहीं कर सकता। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। संविदा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार संविदा अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रस्थापना का प्रतिग्रहण शर्त रहित तथा
पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। प्रस्थापना का प्रतिग्रहण शर्त रहित, अपनी ओर से कोई शर्त न लगाइए, शर्त रहित तथा पूर्ण रूप से किया जाना चाहिए। यदि यदि ऐसा प्रतिग्रहण शर्त लगाकर या यदि ऐसा प्रतिग्रहण शर्त लगाकर या अधूरे रूप से किया जाता है, अधूरा माने आधा कर लिया गया, अधूरे रूप से किया जाता है, अधूरे रूप माने आधा, आधा या 2/3, अधूरे रूप से किया जाता है, तब इसे वैध प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा। तब इसे वैध प्रतिग्रहण नहीं माना जाएगा तथा इसे प्रतिप्रस्ताव कहा जाता है, तथा इसे क्रॉस प्रपोजल नहीं, ये काउंटर ऑफर, प्रतिप्रस्ताव कहा जाता है। केस लिखिए, आपका BHULLM में भी केस बना था ये, हाइड वर्सेज रेंच का, अंडरलाइन हाइड, हमया के मंत्र हाइड, हाइड वर्सेज रेंच, रेंच, हाइड वर्सेज रेंच। इसमें जो BHULLM में बना था वह ये बना था कि बम्पर हाल पेन क्या था, तो जमीन का एक टुकड़ा था। अब इसमें 4 ऑप्शन देगा, अब देखिए कितना अंदर से पूछ लिया गया कि बम्पर हाल पेन वाला भी इसको केस कहा जाता है। लिखिए, प्रस्तुत 1840 का केस है, सन लिखेंगे तो लिख लीजिएगा 1840। लिखिए आपका भाई, एक एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपना खेत, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को अपना खेत 1000 पाउंड में बेचने की प्रस्तावना की। 1000 पाउंड में, कहीं अलग से लिख लीजिए, जो खेत का नाम था, जमीन का जो टुकड़ा था उसी का नाम बम्पर हाल पेन था। भाई लिखवाते समय ये नहीं लिखवाया जाएगा आपका खेत का, खेत बेचने की, तो जहाँ खेत लिखे हैं उसी में लिख लीजिए कहीं पोस्ट में, जानकारी के लिए कि उस खेत का जो टुकड़ा था माने कुछ जमीन थी, उसका नाम एक था बम्पर हाल पेन, कहीं पोस्ट में लिखिएगा। खेत बेचने की प्रस्तावना की, लिखिए, दूसरे पक्षकार ने 950 पाउंड में खेत खरीदने की सहमति दी। मैंने दूसरे ने कहा कि 950 पाउंड देंगे। लिखिए, पहले पक्षकार ने खेत बेचने से इनकार कर दिया। मैंने 950 पाउंड में क्या कर दिया, इनकार। पहले पक्षकार ने खेत बेचने से इनकार कर दिया, तब दूसरा पक्षकार पुनः
तब दूसरा पक्षकार पुनः 1000 पाउंड में तब दूसरा पक्षकार पुनः 1000 पाउंड में वह खेत खरीदने के लिए तैयार हो गया। इसमें किसी संविदा का सृजन नहीं होता है। इसमें किसी संविदा का सृजन नहीं होता है, क्योंकि प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को रद्द कर देता है। क्योंकि प्रति प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को रद्द कर देता है। अगला हेडिंग डालिए आपका, प्रस्थापना के लिए निमंत्रण या आमंत्रण। ये भी खूब पूछा जाता है। प्रस्थापना के लिए या प्रपोजल के लिए इनवाइट करना। हेडिंग डाल लीजिए, प्रस्थापना के लिए निमंत्रण या आमंत्रण। लिखिए इसमें, देखिए इसमें होता क्या है, कॉन्सेप्ट 2 लाइन फिर एक बार समझ लीजिए। जो व्यक्ति प्रपोजल के लिए दूसरे को आमंत्रित करता है, इसका मतलब कि वह खुद प्रपोजल नहीं करता। वह ये चाहता है कि दूसरा व्यक्ति हमसे प्रपोजल या प्रस्ताव करे। उस प्रस्ताव को मैं चाहे तो स्वीकार करूं और चाहे तो स्वीकार न करूं। ये प्रस्थापना न मानकर प्रस्थापना के लिए इनविटेशन माना जाएगा, आमंत्रण या निमंत्रण। बिहार जे में आया था कि निम्नलिखित में से कौन प्रस्थापना के लिए निमंत्रण है, तो 4-5 निमंत्रण समझिए। प्रपोजल नहीं किया बल्कि चाहता है कि दूसरा व्यक्ति आकर हमसे क्या करे, प्रपोजल। जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना, तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप प्रपोजल वह प्रपोजल किया है कि आइए। इसका मतलब ये हुआ कि वह प्रस्थापना के लिए आमंत्रित किया है कि आप आइए, हमारे रेस्टोरेंट में बैठिए, ये लीजिए लिस्ट, आप आर्डर दीजिए, यानी कि आप हमसे प्रपोजल करिए। अगर हमारे पास वह भोजन रहेगा तो मैं आपको खिलाऊंगा, आपका प्रस्ताव स्वीकार कर लूँगा, और नहीं रहेगा तो आपका प्रस्ताव हम क्या करेंगे, डिनाई। तो बताइए प्रस्थापना कौन करता है, जो भोजन करने गया है कि आपका रेस्टोरेंट वाला करता है? रेस्टोरेंट वाला नहीं, वह तो निमंत्रण दिया है कि आप आकर हमसे क्या करिए, प्रपोजल। दूसरा उदाहरण आपका, किताब की दुकान, दवा की दुकान, बस चलाना, नीलामी इत्यादि देख सकते हैं। 1-2 उदाहरण और बताया जाए। जैसे किताब की दुकान पर किताब फैलाकर रखी गई है, तो वह प्रपोजल नहीं है बल्कि प्रपोजल के लिए क्या है, निमंत्रण। यानी कि किताब वाला यह चाहता है कि आपको जो किताब लेनी हो आप उठाइए, उठाकर हमसे प्रपोजल करिए कि हम ये किताब खरीदना चाहते हैं, और चाहें तो किताब वाला आपको बेचे या बेचने से क्या करे, इनकार। नीलामी में भी यही होता है। वह जो चल रही है आपका वही होता है। वो प्रपोजल के लिए क्या देते हैं, आमंत्रण कि आप आइए, हमारे बस में आइए, अगर हमारे पास सीट रहेगी तब हम आपको बैठाएंगे, नहीं तो क्या करिएगा,
खड़ा खड़ा। जैसे रेलवे का टिकट है, वो भी प्रपोजल रेलवे नहीं करता है, आपको कहता है कि आप रेलवे से फार्म भरिए, प्रपोजल करिए, रेलवे में सीट होगी, तो आपका प्रपोजल क्या होगा? स्वीकार। और चूंकि लगन का भी समय चल रहा है, तो विवाह में दलाली की संविदा कैसे छोड़ दिया जाए? तो विवाह में आपका अभी एक लोग बता रहे थे कि आपका एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा कि हम तुम्हें विवाह ले चलेंगे शादी में, और दूसरा मित्र आपका ले ही नहीं गया या बुलाया ही नहीं, तो 50 लाख मान हानि का दावा ठोका गया है। 50 लाख निकला था पेपर में। तो उसी प्रकार विवाह में कि अगर आपको कार्ड विवाह का दिया गया, ये प्रस्थापना नहीं है, बल्कि प्रपोजल के लिए क्या है? आमंत्रण। कि आप आइए हमारे दरवाजे पर, हमसे प्रपोजल करिए, अगर हमारे पास मिठाई पानी रहेगा तो हम आपको खिलाएंगे पिलाएंगे 2 बूंद, और नहीं रहेगा तो आप क्या करिएगा? वापस चले जाइएगा। तो ये प्रपोजल नहीं है कार्ड देना, ये प्रस्थापना के लिए क्या है? आमंत्रण। तो कई जगह ये होता है कि कार्ड बट गया, फिर आपका मन में रसगुल्ले फूटने लगे कि विवाह में चलना है, तब तक किसी बीच विवाह टूट गया किसी कारण से, तो ज़्यादा टूटने का कारण ये फोनियाउरा है। यानी कि जो ये फ़ोन है, इससे आसानी भी है, तो बहुत ही खतरनाक चीज़ भी है, मैं बता दूं। इसलिए आप लोग भी प्रयोग आपका सम्यक सावधानी और सतर्कता से करिए। फ़ोन का तमाम लोग फंस चुके हैं, उसके बाद रोने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। यानी कि फ़ोन से अगर उल जलूल बोल दिए तो भी शादी टूटने का मने एक खतरा है। तो विवाह के पहले शांति से बात की जाए तभी ठीक है, अशांति से नहीं। क्योंकि तमाम ऐसे उदाहरण आए जहाँ की विवाह टूट गया, तो एक जगह आपका कई लोग फंस गए थे। जैसे कि कार्ड दे दिया लड़के ने, इसी बीच विवाह टूट गया। जो प्रयागराज की मित्र मंडली थी, वो पहुंच गई आजमगढ़ आपका गाड़ी करके उस गांव में, और गांव में गई तो सन्नाटा। तो बारात का है, लोगों से कार्ड दिखाकर पूछने लगी, तो पता लगा कि ये तो शादी ही क्या हो गई है कि अब हुआ कि जल्दी निकलिए, नहीं तो घराती क्या करेंगे, लठिया भी देंगे, जान जाएंगे। तो बाहरे बाहर लोग पूछ पाछ के क्या आए, भाग आए। तो आगे देखिए आपका मैंने कि जो आपका ये क्या, जैसे कि अलमारी में सामान मैंने सजा कर दवा की शीशी रखी गई है, वह प्रपोजल नहीं है, बल्कि प्रपोजल के लिए क्या है? निमंत्रण। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हम कहें कि प्रस्ताव के लिए निमंत्रण के मामले में जो व्यक्ति निमंत्रण देता है, उसका इरादा प्रस्ताव करने का नहीं होता, बल्कि उसका इरादा ये होता है कि दूसरे व्यक्ति हमसे क्या करें? प्रस्ताव। और चाहें तो उस प्रस्ताव को हम स्वीकार करें या चाहें तो इनकार। यही आपका प्रस्ताव के लिए क्या होगा? निमंत्रण। अब समस्या पूछी जाती है प्री में कि कौन प्रस्ताव के लिए निमंत्रण है, कौन नहीं है। तो जितने उदाहरण बताए गए सबको रट्टा मारना है। नीलामी भी भाई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि प्रस्ताव के लिए क्या है? ज़्यादा यही पूछा है, कि आप आइए, बोली लगाइए, उस बोली को हम चाहें तो स्वीकार करें या चाहें तो स्वीकार करने से क्या कर दें? इनकार। लिखिए इसको भाई, आपका थोड़ा थोड़ा बताते भी राजा, बहुत दिन हो गया तो स्मृति ताजा भी होती रहे। लिखिए, प्रस्थापना के लिए निमंत्रण की दशा में, प्रस्थापना के लिए निमंत्रण की दशा में निमंत्रण देने वाला व्यक्ति
निमंत्रण देने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सूचना प्रदान करता है, माने जानकारी देता है, सूचना प्रदान करता है, कि दूसरा व्यक्ति उससे प्रस्थापना करे, कि दूसरा व्यक्ति उससे प्रस्थापना करे। दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई प्रस्थापना को दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई प्रस्थापना को निमंत्रण देने वाला व्यक्ति या तो स्वीकार कर सकता है या इनकार, या तो स्वीकार कर सकता है या इनकार। यदि ऐसा व्यक्ति प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है, यदि ऐसा व्यक्ति प्रस्थापना को स्वीकार कर लेता है, तब बंधनकारी संविदा का निर्माण हो जाता है, तब बंधनकारी संविदा का निर्माण हो जाता है। देखिए एक आपका थोड़ा गलती हो गई उसमें, आपका जो हाइट बनाम रेंज में आप लोगों ने बम्पर हाल पेन का उदाहरण लिखा उसको काट दीजिए भाई, वो गलत हो गया है। आपका हार्वे बनाम फैंसी का है। जो आपका फिर एक बार पीछे देखिए तो जो गलती है उसको सुधारिए, हो सकती है गलती। जो हाइट बनाम रेंज के बाद में आपने बम्पर हाल पेन लिखा है उसको काट दीजिए, बम्पर हाल पेन, क्योंकि आपका ये गलती हो सकती है 1% भाई, लिखवाते समय हो सकता है दिमाग क्लिक न किया हो, तो इससे अच्छा है कि उसको सुधार लिया जाए। तो बम्पर हाल वाला पेन हार्वे बनाम फैंसी का है, जो आपका प्रस्ताव के लिए आमंत्रण से संबंधित है, हाइट बनाम रेंज का नहीं। तो बस बम्पर हाल पेन शब्द वहाँ से क्या करना है, काट देना है, और यहाँ हम लिखवाएंगे। लिखिए इसको भाई, आपका ये वाक्य बोलिए तो लास्ट लाइन हो जाता है। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करिए, आपका 2-3 केस लिखना है, तब 2-3 उदाहरण लिखिए। केस भाई पहला लिखिए, फिशर बनाम बेल। फिशर 3 केस कम से कम लिखना है, बता रहा हूँ। फिशर मछली वाला, फिशर गलत, रुकिए मार्कर में स्याही भी भूल गए आदमी। फिशर वर्सेज आपका बेल, फिशर बनाम बेल का केस है। लिखिए इसमें, प्रस्तुत मामले में
प्रस्तुत मामले में एक दुकानदार ने एक दुकानदार ने सामान की कीमत की सूची माने माल की कीमत, गुड्स की, सामान की कीमत की सूची अपनी दुकान पर चस्पा किया था। अपनी दुकान पर चस्पा किया था। इसे प्रस्ताव न मानकर प्रस्ताव के लिए आमंत्रण माना गया। इसे प्रस्ताव न मानकर प्रस्ताव के लिए निमंत्रण माना गया। दूसरा केस लिखिए, हार्वे वर्सेज फैंसी। हार्वे बनाम फैंसी, है आधा न सी। 1893 का केस है। 1893 का केस है। 1893 प्रीवी काउंसिल, पीसी। उपनाम इसका लिख लीजिए, बम्पर हाल पेन। पोस्ट में लिख लीजिए तो उपनाम बम्पर हाल पेन, जो जमीन का एक टुकड़ा था। पोस्ट में लिखिएगा बम्पर हाल पेन। ये हार्वे बनाम फांसी का केस है। बम्पर हाल पेन, ये पोस्ट में लिखिएगा जो जमीन का एक क्या था, टुकड़ा। लिखिए, इसमें लिखिए पैराग्राफ चेंज करके, न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि कीमत का कोटेशन बताना कीमत का कोटेशन बताना अर्थात किसी वस्तु की न्यूनतम कीमत बताना। अर्थात करके लिखिएगा, अर्थात किसी वस्तु की न्यूनतम कीमत बताना प्रस्थापना नहीं होती। प्रस्थापना नहीं होती। यह प्रस्थापना के लिए निमंत्रण होता है। यह प्रस्थापना के लिए निमंत्रण होता है। जैसे कि ए बी से कहता है कि मैं कम से कम 900 रुपया में ये अपना सामान बेचूंगा। ये प्रपोजल नहीं है, ये तो कम से कम क्या बता दी गई है आपको, कीमत। यही आपका हुआ कि 900 पाउंड में हम अपने ज़मीन का टुकड़ा कम से कम बेचेंगे, जिसका नाम बम्पर हाल पेन था। तो ये आपका प्रपोजल नहीं, बल्कि प्रपोजल के लिए क्या माना गया, आमंत्रण। अगला लिखिए केस, मैकफर्सन बनाम अपन्ना। ये भी लीडिंग केस है। अगला लिखिए, मैकफर्सन 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 वर्सेज अपन्ना। अपन्ना, अपन्ना। लिखिए, ये आपका AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट।
ये भी वही कम से कम कीमत वाला है। लिखिए, इसको बहुत पूछा जाता है। लिखिए, प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी के अभिकर्ता ने वादी को एक पत्र भेजा जिसमें यह बात कही गई थी कि प्रतिवादी अपनी वस्तु प्रतिवादी अपनी वस्तु 10,000 रुपये से कम मूल्य पर 10,000 रुपये से कम मूल्य पर नहीं बेचेगा। बताइए, ये प्रपोजल हुआ कि आपका प्रपोजल के लिए आमंत्रण? क्यों? क्योंकि प्रपोजल न करके कम से कम क्या बता दी गई? कीमत। तो जो हार्वे बनाम फैंसी का केस था, लगभग उसी मॉडल का केस कौन है? तो मैकफर्सन बनाम अपन। एक लाइन लिखिए इसमें। इसे प्रस्ताव न मानकर प्रस्ताव के लिए आमंत्रण माना गया। इसे प्रस्ताव न मानकर प्रस्ताव के लिए आमंत्रण माना गया। अब पैराग्राफ चेंज करके कुछ उदाहरण लिखिए। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। यही प्री में काम करेगा, मेंस में भी एक लाइन जोड़ सकते हैं। प्रस्ताव के लिए आमंत्रण के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। लिखिए, अलमारी में दवा रखना। मैंने दवा रखा गया है, नहीं कि प्रस्ताव करा। आप जाइए प्रस्ताव करिए। अलमारी में दवा रखना, कामा नीलामी। नीलामी जरूर याद रखिए, नीलामी। फिर कामा दीजिए पुस्तकों का प्रदर्शन, जैसे किताब खरीदने जाते हैं, पुस्तकों का प्रदर्शन, वस्तुओं का प्रदर्शन, सार्वजनिक बस, सार्वजनिक बस माने जो बस चलती है यात्रियों को ले जाने के लिए। इसके बाद रेस्टोरेंट, माने खाना खाने जाना है तो रेस्टोरेंट। इसके बाद आपका आयोगों द्वारा निकाला गया फार्म। प्रस्थापना न मार दीजिएगा। जो आयोग फार्म निकालता है वह प्रपोजल नहीं है, बल्कि वह प्रपोजल के लिए क्या कर रहा है? आमंत्रण। कि हमारी ये शर्तें हैं, अगर आप शर्तों की पूर्ति करते हो तो हमसे प्रपोजल करिए, हम आपका फार्म चाहे स्वीकार करें या क्या करें। तो आयोग क्या करता है? प्रपोजल नहीं करता, बल्कि प्रपोजल के लिए क्या किया है? आमंत्रण। इसके बाद आपका, हाँ, रेलवे। रेलवे का लिखे भाई, आपका रेलवे का टिकट। रेलवे प्रपोजल नहीं करती, आपसे कहती हैं कि आप प्रपोजल करिए और हम चाहें तो उस प्रपोजल को क्या करें? स्वीकार या इनकार। वैसे इतने उदाहरण में आ जाना चाहिए। अब तक का जो इतिहास है वह तो यही बताता है। इसके बाद आपका देखिए कौन कौन प्रकार लिखवाएंगे भाई, एक बार बोलिए तो।
बचा तो नहीं ना, देख लेते हैं। हाँ, एक और लिखिए, 10 लाइन का है, लिखिए भाई। अस्थाई अथवा चलत प्रस्थापना। अस्थाई अथवा चलत प्रस्थापना कंटिन्यू ऑफर कहा जाता है। मैंने एक निश्चित समय तक खुली, एक समय रहता है, उसी समय तक आपका खुली रहती है। लिखिए, चलत प्रस्थापना, चलत प्रस्थापना वह होती है चलत प्रस्थापना वह होती है जो एक निश्चित अवधि तक कायम रहती है। एक निश्चित अवधि तक कायम रहती है। ऐसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहण, ऐसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उस निश्चित समय तक ही किया जा सकता है। बाद में नहीं, समय निश्चित रहता है, उस निश्चित समय तक ही किया जा सकता है। फिर एक बार देखिए, ऐसी प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उस निश्चित समय तक ही किया जा सकता है। उदाहरण बस लिखना है, उदाहरण समझ लीजिए, कम चांस है। जैसे ए बी से कहता है कि हे बी, 31 दिसंबर 2022 तक मैं तुम्हें 50 कुंतल चावल बेचूंगा। तो 50 कुंतल चावल बेचना है आपका, हमेशा नहीं, एक समय निश्चित कर दिया गया, कितना दिसंबर, 31 दिसंबर। तो इसे कौन सी प्रस्थापना कहेंगे? चलत। यानी कि कब तक ये चलती रहेगी? 31 दिसंबर। उसके बाद ये अपने आप क्या हो जाएगी? समाप्त। इसी प्रकार चलत प्रत्याभूत भी प्री के लिए पढ़ना है आपका, कंटिन्यू श्योरिटी भी पढ़ना है। खूब प्री में पूछा जाता है। कॉन्टेक्ट की धारा 129, चलत प्रत्याभूत बताया जाएगा आगे। इस प्रकार आपका प्रपोजल के बारे में जो सामान्य क्वेश्चन मेंस में आते हैं वे समाप्त हो गए भाई। अब अगला लिखिए, प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। लिखिए भाई, प्रतिग्रहण या एक्सेप्टेंस या स्वीकृति। क्वेश्चन बना लीजिए पहले तो। प्रतिग्रहण को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करिए। प्रतिग्रहण को परिभाषित करते हुए इसके आवश्यक तत्वों का उल्लेख करिए। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2B में, 2B स्मॉल भी लिखिएगा, 2B में
प्रतिग्रहण को परिभाषित करते हुए, प्रतिग्रहण को परिभाषित करते हुए यह कहा गया है कि यह कहा गया है कि कामा दीजिए, जबकि वह व्यक्ति, कामा देकर लिखिएगा, ऊपर सिंगल इन्वर्टेड कामा देना है, जब के ऊपर आपका सिंगल इन्वर्टेड कामा, की के नीचे कामा, जबकि वह व्यक्ति, फिर कामा दीजिए, जिससे प्रस्थापना की जाती है, जबकि वह व्यक्ति जिससे प्रस्थापना की जाती है, कामा दीजिए, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, उसके प्रति अपनी अनुमति संज्ञापित करता है, माने बता देता है, संज्ञापित करता है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत हुई कही जाती है, तब वह प्रस्थापना प्रतिगृहीत माने स्वीकार, प्रतिगृहीत माने स्वीकार हुआ, प्रतिगृहीत हुई कही जाती है। खड़ी पाई दीजिए, इसी लाइन में लिखिएगा, प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर, बताया गया था प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वचन। प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है, प्रस्थापना प्रतिगृहीत हो जाने पर वचन हो जाती है। अब प्री में भी पूछा जाता है कि वचन या प्रामिज को कहाँ परिभाषित किया गया है, टू बी में। एक्सेप्टेंस को कहाँ परिभाषित किया गया है, टू बी में। वचन क्या है, तो स्वीकृत प्रस्थापना ही किसमें कन्वर्ट हो जाती है, तो जो प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है वही प्रपोजल अब किसमें कन्वर्ट या परिवर्तित हो जाता है, तो आपका वचन में। लिखिए भाई, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत, उपर्युक्त परिभाषा के विश्लेषणोपरांत प्रतिग्रहण के निम्नलिखित आवश्यक तत्व दर्शित होते हैं। प्रतिग्रहण के निम्नलिखित आवश्यक तत्व दर्शित होते हैं। फर्स्ट लिखिए, प्रतिग्रहण की सूचना सेकंड लिखिए, प्रतिग्रहण का ढंग, मेथड, प्रतिग्रहण का ढंग। थर्ड लिखिए, प्रतिग्रहण आत्यांतिक तथा शर्त रहित होना। प्रतिग्रहण आत्यांतिक माने पूर्ण, आत्यांतिक एवं शर्त रहित होना। चौथा लिखिए, प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति के पूर्व होना। प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति माने प्रपोजल की समाप्ति
उसकी समाप्ति के पूर्व होना। अंतिम लिखिए इसी में, स्वीकृत प्रस्थापना का वचन बन जाना या वचन में परिवर्तित हो जाना। स्वीकृत प्रस्थापना का वचन में परिवर्तित हो जाना, ये आपका एसेंशियल एलिमेंट है। अब इसी की व्याख्या करनी है, कल लिखवाया जाएगा भाई। सोमवार से 2-3 दिन आपका लेक्चर चलेगा कांटेक्ट में, कल तक लिखवाया जाएगा। फिर आपका सोमवार मंगल बुधवार को लेक्चर पढ़ाया जाए ताकि 25 धारा फिर निकाल दिया जाए और फिर आपका लिखवाया जाए, क्योंकि लिखवाने में आपका छांट छांट कर ही लिखवाना है। आपका जो क्वेश्चन आ सकते हैं 35-30-35 वही लिखवाना है। तो देखिए आपका कल लिखवाया जाएगा और सोमवार से आपका 36 तक हुआ है और सेक्शन 37 से लेकर, और आपका 3 दिन में प्रयास किया जाए कि 20-25 धारा कम से कम निकल जाएगी, क्योंकि इधर की धाराएं क्या हैं, छोटी छोटी। मेन अब समय लगता है आपका 62-63 में, 56 में, फिर 68 से 72, यही